नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कार्डन विधि पढ़ेंगे जो कि क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज में ली जाती है। तो क्यूबिक इक्वेशन यानी 3 घात का कोई भी हमारे पास समीकरण है तो उसको सोल्व करने के लिए अगर कोई मेथड काम में लिया जाता है तो वो मेथड इंस्पेक्शन मेथड भी हो सकता है, वो फैक्टर मेथड भी हो सकता है, लेकिन सबसे पावरफुल टूल जो हमारे पास है वो है कार्डन मेथड। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन के अगर हम फैक्टर करना चाहें या इसके रूट निकालना चाहें तो हम इसके रूट कार्डन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं, फैक्टर से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं इसमें जेड बराबर -1 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 यानी 0 इक्वल टू 0। तो -1 इसका एक रूट है जो कि हमने इंस्पेक्शन मेथड से ज्ञात कर लिया। अगर मैं फैक्टर करके करना चाहूँ तो इन दोनों से अगर मैं जेड स्क्वायर कॉमन लूँगा तो जेड प्लस 1 कॉमन लिया तो जेड प्लस 1। अब दोनों से जेड प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सोल्व करने पर मुझे मिलेगा z इक्वल टू -1 और इसको सोल्व करने पर z की 2 वैल्यू आएंगी प्लस आइटा और माइनस आइटा। तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो उससे हमें 3 रूट मिलेंगे। 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी तो है कि एक रूट रियल हो, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और बाकी के 2 रूट कॉम्प्लेक्स रूट हों जो कि हमेशा पेयर में होंगे। यानी अगर एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट मिलेगा अल्फा माइनस आइटा बीटा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों ही रूट रियल रूट हों। मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है जेड क्यूब -6z स्क्वायर प्लस 11z -6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें z की 3 वैल्यू मिलेंगी 1, 2 और 3। तो ये तीनों रूट रियल हैं जबकि यहाँ पे एक रूट रियल है, 2 रूट कॉम्प्लेक्स हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज कर दूं और मैं सभी साइन प्लस के ले लूं तो मुझे दोबारा 3 ही रूट मिलेंगे और वो होंगे z इक्वल टू -1 -2 -3। तो अगर तीनों रूट रियल हैं तो उस पे और केस बनते हैं कि 2 इक्वल है या नहीं है, तीनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या फिर उसके बाद में कोई 0 रूट है या नहीं है, तीनों अलग अलग हैं या उनमें 2 समान हैं या तीनों ही समान रूट हैं, तो वो बात अलग है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 2 केस बन रहे हैं, एक रूट रियल, 2 रूट बाकी के कॉम्प्लेक्स, और या तीनों ही रूट रियल रूट होंगे। तो अगर सिंपल इक्वेशन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी गुणनखंड विधि का काम में ले सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन थोड़ी हार्ड हो या इस टाइप की इक्वेशन हो कि मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है जेड क्यूब -3z प्लस 1 इक्वल टू 0 या -1 इक्वल टू 0, कुछ भी हमें दे रखा है, तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड और फैक्टर मेथड हैं वो फेल हो जाते हैं। तब हमारे पास जो मेथड बचता है वो बचता है कार्डन मेथड। तो कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के कई तरीके हैं। मैं सबसे पहले इसको समझाने के लिए कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमने मानना है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है उसका जो रूट है उसे हम लिख सकते हैं u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 फॉर्म में। आप जरूर नहीं कि यही मानो, कई बार u प्लस v मान के भी सोल्व करते हैं, कई बार u की पावर 1/3 माइनस v की पावर 1/3 मान के भी सोल्व करते हैं, कई बार u माइनस v मान के भी सोल्व करते हैं। तो हम सिर्फ एक ही मेथड काम में लेंगे, बाकी सभी का प्रोसेस सेम ही है, चाहे आप ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये मान के करो, चाहे ये मान के करो। तो मोस्टली 2 मेथड काम में लिए जाते हैं, या तो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, या दूसरा काम में लिया जाता है u प्लस v। तो मैं ये मेथड समझा रहा हूं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक जैसे से ही मेथड है। तो ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया, दोनों सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक मेथड जो आपको इजी लगे उससे आप कार्डन विधि से इस इक्वेशन को, जो भी क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर z बराबर u की पावर 1/2 प्लस v की पावर 1/2 दे रखा है तो दोनों साइड में हमने घन ले लिया, क्यूबिंग कर दिया, तो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 का क्यूब कर दिया। अब हमें a प्लस b की होल पावर 3 का फॉर्मूला आना चाहिए। तो a प्लस b की पावर 3 यानी इसके अगर हम सोल्व करें तो इसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब।
और या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई में। तो ये अगर फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे लिए ये a है प्लस ये b है और ऊपर क्यूब का साइन है। तो इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा z क्यूब बराबर a क्यूब यानी u की पावर 1/3 की होल पावर 3, b क्यूब यानी v की पावर 1/3 की होल पावर 3 प्लस 3ab, तो 3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 और इंटू में u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला है यानी a प्लस बी की होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उससे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, प्रसार कर दिया और सोल्व किया। तो मुझे मिलेगा z क्यूब इक्वल टू, इसको अगर क्यूब करेंगे तो जो घातांक नियम से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो u की पावर 1 यानी u बचेगा प्लस इससे सोल्व करने पर v प्लस 3u की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 और u प्लस v, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में लेके चले हैं। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहूँ तो इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ z, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट की z। इससे अगर और सोल्व करें यानी सभी पद है मैं जो सभी टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगी z क्यूब, यहाँ पे z स्क्वायर का पद नहीं है कहीं पे भी, तो फिर मैं z का पद लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो मुझे मिलेगा 3u की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इंटू z और u प्लस वी को भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो मुझे मिलेगी कांस्टेंट टर्म u प्लस वी इक्वल टू 0। इससे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे पास एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें z स्क्वायर का टर्म नहीं है, z स्क्वायर के पद नहीं है और साथ ही साथ जो हाईएस्ट पावर यानी z क्यूब का कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो मैं z की वैल्यू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 लेके चला और मुझे ये इक्वेशन मिल गई। तो मैं कह सकता हूं कि इससे मुझे ये इक्वेशन मिली है तो इसका एक रूट क्या होगा, ये रूट होगा। तो कोई मुझसे कहे कि इसका कोई एक रूट बताओ तो मैं कहूंगा इसका एक रूट यानी इसका एक मूल है या इसका एक हल है, जो इसका सॉल्यूशन है वो होगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अगर मैं यहाँ पे इसके स्थान पे u प्लस वी लेकर चलता तो मुझे यहाँ पे मिलता z क्यूब माइनस 3u इंटू वी इंटू जेड माइनस u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू 0। इतना ही डिफरेंस आता, बाकी सेम चलता रहेगा। तो एक चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि z बराबर अगर ये लेके चलेंगे तो मुझे ये मिलेगा और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये इक्वेशन है तो इसका एक रूट क्या होगा, ये होगा। अब हम z बराबर लेके चल रहे हैं, z बराबर ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो दोनों साइड में घन लेने पर क्यूबिंग बोथ साइड तो मुझे मिलेगा w इंटू यू की पावर 1/3 प्लस w स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3 की होल पावर 3। इसे अगर और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा z क्यूब इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे मिलेगा w इंटू यू की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस w स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस 3 इंटू w इंटू यू की पावर 1/3 इंटू w स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3 और ब्रैकेट में w इंटू यू की पावर 1/3 प्लस w स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3। तो मैंने a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया दोबारा। इसको अगर सोल्व करें तो z क्यूब और यहाँ पे w क्यूब, और w क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे w क्यूब u, यहाँ पे w की पावर 6 इंटू वी, यहाँ पे 3 w इंटू w क्यूब, w इंटू w स्क्वायर w क्यूब, u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और इनटू में इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3 से पुट करूं तो यहां पे होगा इनटू में z और यहां पे w क्या है, w है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल है। यानी इकाई के अगर हम 3 मूल प्राप्त करें तो हमें प्राप्त होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे मिलेगा z क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 से गुणा करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस u, इसकी वैल्यू 1 पुट की, प्लस v
प्लस 3 इंटू 1 3, यहाँ पे मिलेगा u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू जेड। और ये सभी टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूँ। तो सबसे पहले जेड क्यूब की टर्म, जेड स्क्वायर का टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जेड का पद लिखेंगे तो जेड की टर्म होगी 3 इंटू यू की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू जेड, और लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन, माइनस यू प्लस वी इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन हमें इसको सोल्व करने पर मिली थी, और ये इक्वेशन हमें इसको लेके सोल्व करने पर मिली है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो तो है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, और इसी इक्वेशन का एक रूट है वो क्या है, ओमेगा इंटू यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, आप चाहो तो सोल्व करके भी देख सकते हो कि इसी का एक रूट और मिलेगा, वो इसका कॉन्जुगेट मिलेगा। तो ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होता है ओमेगा। तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दें तो हमें एक रूट और मिल जाएगा, और वो रूट होगा ओमेगा स्क्वायर यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा इंटू वी की पावर 1/3। आप चाहें तो यहाँ पे z बराबर ओमेगा स्क्वायर लेके चलें, यहाँ पे ओमेगा लेके चलें, और सोल्व करेंगे तो दोबारा में ये इक्वेशन प्राप्त होगी। तो इस इक्वेशन से अगर मैं इसे कोई इक्वेशन कहूँ तो इस इक्वेशन से हमें 3 रूट प्राप्त होंगे, 1, 2 और 3। तो 3 क्यूबिक इक्वेशन से हमें 3 ही रूट प्राप्त होते हैं। तो ये जो 3 रूट हमें प्राप्त हो गए, ये इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। और वो किस मेथड से हमने प्राप्त किए हैं, किस मेथड से प्राप्त करेंगे, हम कार्डन मेथड से प्राप्त करेंगे। तो कार्डन मेथड ने किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट दिए हैं, उनको सोल्व करने का मेथड क्या है कि अगर आप उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हो, और इस फॉर्म में लिखने के बाद में अगर आप u और v क्या कर लेते हो, फाइंड कर लेते हो, तो फिर इन u और v के लिए वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर हमें 3 रूट मिल जाएंगे। और हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आइटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 माइनस आइटा रूट 3/2। तो अगर ओमेगा की वैल्यू में अगर मैं यहाँ प्लस साइन ले रहा हूं तो मुझे यहाँ माइनस साइन लेना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में, और अगर ओमेगा की वैल्यू में अगर मैं यहाँ माइनस साइन लेता हूं तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की हो जाएगी, यानी साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा। यानी एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्जुगेट हैं, एक दूसरे के क्या है, सहयोगी है। तो कार्डन मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं, जब इक्वेशन इस फॉर्म की हो। और इस इक्वेशन की फॉर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, पहली विशेषता इसकी ये है कि इसमें जेड स्क्वायर का पद नहीं है। तो जेड स्क्वायर की टर्म है वो क्या एब्सेंट है, तो जेड स्क्वायर का पद है वो अनुपस्थित है, हम कह सकते हैं टर्म ऑफ जेड स्क्वायर इज एब्सेंट। दूसरी क्या विशेषता है इसकी, दूसरी विशेषता है कि जेड क्यूब का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, या फिर हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, वो किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। तो कार्डन विड्थ कब काम में लेंगे, पहली चीज जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरा जेड स्क्वायर का पद क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, आप चाहो तो इससे ओमेगा की वैल्यू ले सकते हो, इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले सकते हो। सबसे पहले हम इकाई के घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे याद रखें वो देखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर मैंने z कहा तो मुझे मिलेगा क्यूब करने पर 1 = z क्यूब, और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0 = z क्यूब - 1, यानी मुझे इक्वेशन मिल गई z क्यूब - 1 क्यूब = 0। 1 को मैंने 1 क्यूब लिखा। अगर मैं फैक्टर करूं a क्यूब - b क्यूब के तो मुझे इसके फैक्टर मिलेंगे z - 1 × z² + z + 1 = 0। और अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे z की वैल्यू 1 मिलेगी, और इसे सोल्व करूंगा तो z की वैल्यू -b ± रूट b² - 4ac वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करें अपॉन 2a तो मुझे सोल्व करने पर मिलेगा -1 ± रूट के अंदर -3/2, और ये रूट -1 को अगर मैं आइटा लिख दूं तो मुझे मिलेगा -1 ± आइटा रूट 3/2।
तो इसमें से एक वैल्यू को मैं ओमेगा कहूँगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अगर प्लस वाली ओमेगा साइन ले रहे हैं तो माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर। दूसरा, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ये हमें याद रखना है। अगर ऐसे भी याद नहीं रखना चाहो तो आप सीधी इस इक्वेशन को याद रख सकते हो, या फिर हमें एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जो यूनिट के हमारे जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो मिलता है हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और साथ में एक रियल रूट मिलता है, वो मिलता है 1। तो अगर मैं कोई इक्वेशन, आपको रिजल्ट याद हो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 2, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, पहले मैंने इसे लिखा ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा + 1 = 0, और इसे अगर मैं सोल्व करूँगा तो ओमेगा की वैल्यू मुझे मिलेगी -1 ± i√3/2। तो कहने का मतलब है ओमेगा की वैल्यू हमारे दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंपैरिजन करो या इसका इसके साथ कंपैरिजन करो तो आपको पता चल रहा है कि इस इक्वेशन को, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं ओमेगा से रिप्लेस करूं तो वो समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यानी अगर मैं ये लिखूं z² + z + 1 = 0, और इसमें अगर मैं z की जगह ओमेगा रखूं तो मुझे मिलेगा ओमेगा² + ओमेगा + 1 = 0। तो इसका मतलब इसका एक रूट क्या है, ओमेगा है। और इसी प्रकार अगर मैं इसमें ओमेगा स्क्वायर रखूंगा तो वो भी सेटिस्फाई होगा, तो इसका एक रूट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन मिल जाए z² + z + 1 = 0, तो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा z = ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप सोल्व करके भी लिख सकते हो, बात एक ही है, आपको ये वैल्यू याद भी रहनी चाहिए, आपको रिजल्ट डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए। हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन क्या है, मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो फिर उससे हम कार्डन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, और इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम बाद में सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि क्यूबिक की इक्वेशन किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, z³ का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, z³ का गुणांक 1, z² की टर्म है वो नहीं होनी चाहिए, z² का पद अनुपस्थित होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो इक्वेशन कैसी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। यहाँ हम जो क्यूबिक इक्वेशन ले रहे हैं उसमें z³ का गुणांक 1 है, z² का पद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं z का जो गुणांक है वो सिंपल h न लेकर 3h ले रहा हूँ। और 3h लेने के पीछे रीजन ये है कि जब भी हम किसी इक्वेशन का क्यूब करते हैं तो हमें a³ + b³ के साथ में एक 3 एक्स्ट्रा और मिलता है। वो जो 3 मिलता है वो हर इक्वेशन में मिलेगा, इसलिए 3 को इजीली रिमूव करने के लिए, इजीली हटाने के लिए हम यहाँ पे 3 साथ में वो लेते हैं। तो आप नए लोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें एक फॉर्म लेके चलनी पड़ेगी, कोई भी फॉर्म लेके चलो। तो मैं यहाँ पे 3 साथ में मल्टीप्लाई करके लेके चल रहा हूँ। अब इस इक्वेशन का अगर मैं इसके साथ कंपेरिजन करूं तो मुझे है, अगर z³ का पद है तो वहां पे भी z³ का पद है, उसमें z का कोफिशिएंट है -3 × u⁻⁴ v⁻⁴। यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट है वो है 3h। 3 से 3 कैंसिल, माइनस इस साइड में आ गया तो मुझे मिलेगा u⁻⁴ × v⁻⁴ = -h। और अगर मैं क्यूब ले लूँ यानी घन कर दूँ तो u × v = -h³। तो -1 की क्यूब -1 और h की क्यूब -h³। तो मुझे मिल गई इक्वेशन नंबर, कोई भी मैंने नाम दे दिया, कोई भी एक इक्वेशन मिल गई। अगर मैं कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, -u + v, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद क्या है, g। और इसको अगर हम सोल्व करें तो u + v = -g। इससे मैंने कोई और इक्वेशन नाम दे दिया, मान लीजिए एक बार इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। अब अगर दो इक्वेशन हो, एक u और v में, तो दोनों को सोल्व करके दो वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण चाहिए, और हमारे पास 2 समीकरण है। इनको सोल्व करके मैं u और v की वैल्यू प्राप्त कर सकता हूं। तो कितने मेथड है प्राप्त करने के, एक तरीका है मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं, इस इक्वेशन में पुट करूं, सारी इक्वेशन है वो u में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको सोल्व करने पर u का मान आएगा, u का मान इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, v की वैल्यू मिल जाएगी, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर u + v है तो आप u - v ज्ञात कर लो, और u - v का फॉर्मूला क्या होता है, √u + v का होल स्क्वायर -4uv।
और अगर आपको u प्लस वी मालूम है और u इंटू वी मालूम है, आपको u प्लस वी मालूम है और u इंटू वी मालूम है, ध्यान रहे यहाँ पे h और g क्या है, नॉन है, ज्ञात है। कोई भी हमें इक्वेशन मिलेगी, मान लो इक्वेशन हमारी z क्यूब माइनस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हम इससे कह सकते हैं कि h की वैल्यू -1 है, g की वैल्यू -1 है। तो h और g क्या है, ज्ञात है, नॉन है। तो अगर u प्लस v एक इक्वेशन हमारे पास है और एक इक्वेशन है u इंटू वी, इन दोनों की वैल्यू हमें नॉन है, तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो सोल्व करने पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, u माइनस वी की आ जाएगी। इससे अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 कहूँ तो इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 2u, और नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे u की वैल्यू मिल जाएगी। और u की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, सोल्व करने पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इन मेथड में एक नुकसान है। नुकसान क्या है वो देखिए, ये मेथड थोड़े हार्ड पड़ते हैं। अगर मान लीजिए u प्लस वी की वैल्यू है 125, तो अगर u प्लस वी की वैल्यू अगर मान लीजिए हमें मिली कितनी 125, कुछ और मिल जाए, मान लो 126, 257, कुछ ही मिल जाए, उसका स्क्वायर करेंगे तो पहले तो उसको स्क्वायर करना, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू सोल्व करके उसको सब्ट्रैक्ट करना, फिर उसका रूट ज्ञात करना। तो ये कई बार क्या पड़ता है, बहुत हार्ड पड़ता है, सोल्व इजीली होता नहीं, और कई बार सोल्व इजीली नहीं होता, तो फिर इस मेथड को हम क्या करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं, इस मेथड से बचते हैं। तो फिर कौन सा मेथड ट्राई करें, तो जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो कि इस इक्वेशन को इजीली सोल्व करता है, वो मेथड है, वो क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ये इक्वेशन है t-1 और t-2 इक्वल टू 0, और इसके रूट क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि इसके रूट होंगे 1 और 2, सिंपल सी बात है। और अगर मैं कहूं कोई इक्वेशन लिखो जिसके रूट 1 और 2 हैं, तो आप लिखोगे वो इक्वेशन है t-1 इंटू t-2 इक्वल टू 0। तो अगर इससे सोल्व करेंगे तो वैल्यू 1 और 2 प्राप्त होंगी t की, और अगर इस इक्वेशन से इक्वेशन लिखें तो भी बात एक ही है। तो अगर मुझे वैल्यू u और v की प्राप्त करनी है, तो अगर मैं इक्वेशन लूँ t-u इंटू t-v इक्वल टू 0, तो इसे सोल्व करने पर मुझे t की दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू मिलेगी u और एक वैल्यू मिलेगी v। और मुझे क्या चाहिए, u और v चाहिए, और अगर u और v मिल जाएंगे तो मैं ये वैल्यू इजीली सोल्व कर सकता हूँ, और ये वैल्यू इजीली सोल्व हो जाएंगे तो मुझे जो हमारा z है यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। या फिर ये कहें अगर ये इक्वेशन है तो इससे हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, इसका एक सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा, एक बार इसको w इसको ओमेगा से और इसको ओमेगा स्क्वायर से गुणा करना है, एक बार इसको ओमेगा स्क्वायर से इसको ओमेगा से गुणा करना है, उससे प्राप्त हो जाएगा। तो उसके भी कई मेथड है, वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये इक्वेशन है तो इसको सोल्व करने पर u और v मिलता है। इस इक्वेशन को अगर मैं और सोल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर माइनस u प्लस वी इंटू टी और प्लस u इंटू वी इक्वल टू 0। तो आप ये लिख सकते हो, उसके बाद ये लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि टी स्क्वायर माइनस u और v रूट हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल गुणा t प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। तो अगर आपको सम ऑफ रूट मालूम है, ये इक्वेशन कह सकते हो, या नॉन माने तो ऐसे कह सकते हो, और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो हमें t की दो वैल्यू मिलेंगी, और वो वैल्यू एक u के इक्वल होगी और एक v के इक्वल होगी। तो हम हमेशा इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से जो आपको इजी लगे, मैं पहले ये लिखता हूँ बाद में ये लिखता हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको सोल्व करके u और v की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और फिर आगे जैसे u v की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी तो आगे हम z की वैल्यू प्राप्त करके सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा डिटेल से हम क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें समझेंगे कि कैसे इस मेथड से u और v की वैल्यू निकालते हैं तो इजी रहता है, और कैसे ये मेथड क्या पड़ता है, हार्ड पड़ता है, या कोई इसके अलावा कोई भी और मेथड काम में लेंगे तो वो इसकी तुलना में क्या पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है।